class 12th, and the topic is linkage and recombination. Today I am taking class in my biology lab, so you will feel more that you are being studied in your own biology lab, and you will feel more attached to this video. Before studying this linkage and recombination, let us remember that previously this video I have made a video about the chromosomal theory of inheritance. उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कैसे सटन एंड बोवरी ने मेंडल के जीन को क्रोमोसोम पर लाया। मीन्स उन्होंने थेसिस दिया, थ्योरी दिया कि मेंडल जिस फैक्टर और जीन्स की बात कर रहे थे वो फैक्टर जो है, वो जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम पर लाई करता है। और मैंने इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो बना चुके हैं जो कि जीन जो प्रूफ करता है कि जीन जो है वो क्रोमोसोम का पार्ट है। इसलिए अब जो फर्दर जितने हम लोग जेनेटिक फिनोमिना पढ़ेंगे वहाँ पे शो करेंगे, कहाँ जीन को जब भी शो करेंगे तो वो एक क्रोमोसोम के ऊपर शो करेंगे। ओके, जैसे मेंडल के समय हमने जीन को केवल लिखती थी मैं, जैसे केवल जीन था तो केवल लिखती थी आर आर एन स्मॉल आर ऐसा लिखा करती थी। कोई क्रोमोसोम का डिनोशन इस पे नहीं था कि ये आर कहाँ है, क्योंकि मेंडल ने ये प्रूव भी नहीं किया था, दिखाया भी नहीं था कि ये जीन है कहाँ। बस उन्होंने इसी तरह लेटर और एक कंसेप्ट लेकर चला था। लेकिन अब ये प्रूफ हो चुका है कि ये जो जीन है वो क्रोमोसोम पर लाई करता है। इसलिए अब जो भी जेनेटिक फिनोमिना हम पढ़ेंगे तो इसको क्रोमोसोम के ऊपर दिखाएंगे। ओके, लाइक क्रोमोसोम पे ये आर कहाँ है, तो ये आर क्या था, 2n था, मतलब एक आर मदर से आ रहा था और एक आर फादर से। तो जब ये आर दिखाएंगे, इस कंसेप्ट पे प्लीज़ ध्यान देंगे, जब ये आर हम क्रोमोसोम पे दिखाएंगे तो एक फादर का क्रोमोसोम आएगा जिस पे यहाँ आर है और एक मदर का क्रोमोसोम आएगा जिस पे यहाँ आर है। ऐसे आर को हम लोग इस तरह लिख के मेंडल में दिखा रहे थे। ये कंसेप्ट को ध्यान देंगे कि जो मेंडल में डबल जीन हम लोग ले रहे थे, अलील्स ले रहे थे, जैसे आर स्मॉल आर, तो इसको जब हम क्रोमोसोम पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम पे लाई करेगा। हर क्रोमोसोम जो है वो अपने होमोलोगस पेयर में है, एक फादर से आया है और एक मदर से आया है। तो ये एक फादर वाले पे ये आर रहेगा और मदर वाले पे ये वाला स्मॉल आर रहेगा। तो अब हम जो भी जेनेटिक फिनोमिना पढ़ेंगे वो ऐसा क्रोमोसोम पे लाई करके दिखाएंगे। और क्रोमोसोम पे लाई कैसा करेंगे, ऐसा नहीं कि ये आर और आर है तो इसको एक ही क्रोमोसोम पे हम ऐसा दिखा देंगे आर एन आर। ये गलत है, क्योंकि एक ये क्रोमोसोम एक पेरेंट का है और एक पेरेंट पे तो एक ही अलील होगा ना, दूसरे पेरेंट से दूसरा वाला अलील आएगा। तो अब ये कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया था कि जीन्स जो है वह आर द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। Now the chromosomal theory of inheritance was experimentally proved by T.H. Morgan and his co-workers. जो सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हुआ T.H. मॉर्गन एंड हिज को-वर्कर्स के द्वारा। T.H. मॉर्गन एंड हिज को-वर्कर्स जो थे उन्होंने कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म चुना एक्सपेरिमेंट के लिए, दैट इज अ फ्रूट फ्लाई। यहाँ पे एनिमल का कंसेप्ट अब आएगा, ठीक है। एनिमल का कंसेप्ट जैसे ही आएगा तो मेल एंड फीमेल आएंगे और मेल में XY एंड फीमेल में XX होगा। तो अब थोड़ा कंसेप्ट को हम लोग ये लेकर चलेंगे, जीन्स कहाँ है, क्रोमोसोम पर है। तो जब भी अब एलिलिक पेयर दिखाएंगे तो एलिलिक पेयर को दिखाने के लिए होमोलोगस पेयर का यूज करेंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 1 पेयर विल कम फ्रॉम फादर एंड 1 क्रोमोसोम विल कम फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम मदर। जैसे मेरा जो डबल क्रोमोसोम है हाइट का या कुछ का, तो एक क्रोमोसोम फादर से आएगा और एक क्रोमोसोम मदर से आएगा। एक अलील इस पे लाई करेगा और एक अलील इस पे लाई करेगा, और जो डोमिनेंट है वो फीचर हम दिखाएंगे। तो जब मेंडल का लिख रहे थे ऐसे हॉरिजेंटली ऐसे, लेकिन जब हम इसको क्रोमोसोम पे दिखाएंगे तो 2 क्रोमोसोम दिखाएंगे जिस पे ये आर रहेगा और ये आर रहेगा। ये मैं इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है लिंकेज, ये कंसेप्ट तभी आया जब हम समझ गए कि ये जीन कहाँ है, क्रोमोसोम्स पे है।
तभी ये जीन्स का सिचुएशन और पोजीशंस और क्रोमोजोम पता चलेगा और ये एक नया कंसेप्ट आया। ओके जैसे आप क्लासरूम में अंदर आते हैं, पहले किसी का कोई पोजीशन पता नहीं था, आप जब क्लासरूम पे आए तो आपके लिए एक चेयर फिक्स कर दी गई। दैट चेयर इन द क्लासरूम, होल क्लासरूम कंसीडर एज क्रोमोजोम एंड दैट चेयर इज अलील। आप आए और बैठ गए। ओके दूसरा आपका पेयर दूसरे पेरेंट से आया, आमने सामने बैठ गया। फिर कंसेप्ट होगा कि दूसरा जीन उससे कितनी दूरी पे है या कितने पास में है, तभी तो ये एक नया कंसेप्ट आया। इसलिए हम ये जब पढ़ने चलेंगे लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, तो ये बात दिमाग में रखेंगे कि जीन्स कहाँ सिचुएटेड हैं, क्रोमोजोम पे। ओके नाउ द ऑर्गेनिज्म सेलेक्टेड वाज ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर या मेलानोगेस्टर ये एक फ्रूट फ्लाई है जो आम जब हम लोग खाते हैं तो बड़ी बड़ी जो मक्खियाँ आ जाती हैं वही ये फ्रूट फ्लाई है। जो नॉर्मल में भी जो बड़ी मक्खियाँ दिखती हैं आम के पर या दूसरे फ्रूट्स पर ज़्यादा आती हैं, वही ये फ्रूट फ्लाई है। तो सटन एंड बोवरी ने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरेटिकली दे दिया, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया गया टी.एच. मॉर्गन एंड हिज को वर्कर्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रूट फ्लाई को सेलेक्ट किया, उनके उस क्रोमोजोम पे एक्ट किया जो कि सेक्स क्रोमोजोम था, दैट इज नॉट ऑटोजोम्स। मीन्स अगर ड्रोसोफिला ये है और ये फीमेल है तो इसका XX और इसके XY पे वर्क किया। ओके इस पे कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, इस कैरेक्टर्स पे उन्होंने वर्क किया। इससे पहले सेक्स क्रोमोजोम की डिस्कवरी हो चुकी थी, ये हम जान चुके थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में देयर इज a certain chromosome which determine the sex of living organisms, ये सभी डिस्कवरी पहले हो चुकी थी। तो अब टी.एच. मॉर्गन ने उस फिनोमिना पे वर्क किया जो कैरेक्टर्स जो थे ये ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोजोम पे थे। उन्होंने सेक्स क्रोमोजोम को बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी किया कि सेक्स क्रोमोजोम कैसे आपस में बिहेव करते हैं, और सेक्स क्रोमोजोम के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी भी की। ओके नाउ ड्रोसोफिला का सिलेक्शन जो है उन्होंने क्यों किया, ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तुम्हारे एकेडमिक एग्जाम में। व्हाई ड्रोसोफिला वाज सेलेक्टेड एज द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी तरह पाइजम सेटाइवम में भी था कि पाइजम सेटाइवम क्यों मेंडल सेलेक्ट किए, तो वो बाइसेक्सुअल था, जल्दी से रिकम्बिनेशन हो रहा है, इमैस्कुलेशन के द्वारा हम लोग उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करा दे रहे थे। तो कुछ ना कुछ इसमें भी कारण है जो कि ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया गया। आपके पेज नंबर 83 में अपर पैरा में दिया हुआ है व्हाई ड्रोसोफिला वाज सेलेक्टेड, बिकॉज इट कुड बी ग्रोन ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम। ये लेबोरेटरी में भी सिंपल मीडियम, न्यूट्रिटिव मीडियम में इसके अंडे से इसको ग्रो कराया जा सकता है। लाइफ साइकिल इसका बहुत ही छोटा है, 2 वीक्स का लाइफ साइकिल है। मीन्स 14 दिन में ये अंडे से ऑफ स्प्रिंग भी निकलता है, लार्वा से ऑफ स्प्रिंग बनेगा, फिर से कंप्लीट फ्रूट फ्लाई भी बनेगा, रिप्रोडक्शन साइकिल में भी चला जाएगा और 14 दिन में उसकी डेथ भी हो जाएगी। सो इसका बहुत ही स्मॉल लाइफ साइकिल है। प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। एक बार के फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद ये बहुत सारे अंडे ले करता है और प्रोजेनी बहुत सारा प्रोड्यूस करता है। ओके दिस इज अ इंसेक्ट। क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल फ्रूट फ्लाई में क्लियर हम लोग देख कर बता देंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मेल जो है वो छोटा होता है मक्खी, और जो फीमेल है वो बड़ी होती है। ओके तो देयर इज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो इजी हो जाता है पहचानने में कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि टी.एच. मॉर्गन जो थे वो सेक्स क्रोमोजोम और मेल एंड फीमेल, अब एनिमल की बात कर रहे हैं तो मेल एंड फीमेल ज़्यादा कंसिडर करेंगे। हेरिडेटरी वेरिएशंस कैन बी सीन ईजिली। हेरिडेटरी जो म्यूटेशन के कारण या वेरिएशंस आते थे रिकम्बिनेशन के कारण जो फ्रूट फ्लाई पे, वो आसानी से मार्फोलॉजिकली दिख जाता था। ओके तो पहला क्या है, ये
डिस्टिंक्ट था मार्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल। मेल अलग थी, फीमेल अलग दिखती थी। मेल जो है वो छोटा दिखता है, फीमेल बड़ी दिखती है। इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। ये बहुत सारे, एक बार फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे अंडे ले करता है और बहुत सारा ऑफ स्प्रिंग बनाता है। ये ईजिली लेबोरेटरी सिंथेटिक मीडियम में ग्रो किया जा सकता है और इसका क्रोमोजोमल नंबर बहुत ही कम है, दैट इज 2n = 8। It is 2n = 8 मीन्स n = 4, जिसमें आपके 3 ऑटोजोम्स हैं और 2 ऑटोजोम्स हैं और 2 कैसे हैं, 3 ऑटोजोम्स हैं और एक कैसा है, सेक्स क्रोमोजोम है, क्योंकि n है ये। फिर दूसरा n = 4 होगा, उसमें भी 3 ऑटोजोम्स होंगे, ये 6 पेयर हो गया ऑटोजोम का, और एक सेक्स क्रोमोजोम हो गया, तो ये डबल हो गया सेक्स क्रोमोजोम। जैसे अगर ये फीमेल है तो यहाँ ये X और दूसरा वाला क्रोमोजोम भी XX फीमेल हो गई। तो बहुत ही कम इसमें क्रोमोजोम्स थे, इसलिए बहुत ज़्यादा घौच-पौच होने का और बहुत ज़्यादा जीन्स पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी एक कारण है, इट हैज़ स्मॉल नंबर ऑफ डिप्लॉयडी क्रोमोजोम्स, दैट इज 8। ओके, नाउ कम टू कैसे लिंकेज एंड आपकी रिकम्बिनेशन की डिस्कवरी हुई। सबसे पहला तो हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया कि लिंकेज की जो डिस्कवरी हुई वो किस ऑर्गन पे हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, किस ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किए, दैट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्या हुआ, टीएच मॉर्गन और उनके को वर्कर ने एक फीमेल मधुमक्खी एक फीमेल फ्रूट फ्लाई लिया। फीमेल है तो इसमें क्रोमोजोम XX होगा, जिसका जो देखने में येलो बॉडीड थी और वाइट आई था उसका। ये जस्ट लाइक मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस है। आप एक बार लिंक में डिस्क्रिप्शन, मेरे ऑडियो का वीडियो का जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं कनेक्टिव लिंक डाली हुई रहती हूँ, आप लिंक जरूर देखें। जैसे उन्होंने बिल्कुल मेंडल ने जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर लिया था, उसी तरह इसमें भी 2 कैरेक्टर लिया। ओके, तो रिजल्ट जो है वो डाइहाइब्रिड की तरह ही आना चाहिए था, 9:3:3:1 फिनोटिपिकली। ओके, तो टीएच मॉर्गन ने फीमेल लिया जो कि येलो बॉडीड थी, वाइट आई था, और मेल लिया जो कि रेड बॉडीड था, ब्राउन बॉडीड था और रेड आई था। ओके, डाइहाइब्रिड 2 कैरेक्टर लिया, येलो बॉडी वाइट आई, मतलब आई कलर एंड बॉडी का कलर। दूसरा वही मेल में भी बॉडी कलर ब्राउन एंड आई कलर रेड। एक कंसेप्ट और जानेंगे, एक कैरेक्टर होता है वाइल्ड, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वाइल्ड हमेशा नेचुरल होता है और डोमिनेंट इन नेचर होता है। वाइल्ड जो है वो डोमिनेंट इन नेचर होता है और ये प्योर मतलब नेचुरली होता है और डोमिनेंट इन नेचर होता है। ओके, और म्यूटेशन के बाद जो कैरेक्टर आता है वो रेसेसिव होता है, मतलब वेरिएशंस के बाद, धीरे धीरे इवोल्यूशन के बाद, तो वो कैरेक्टर्स जो हैं वो रेसेसिव होते हैं। इस कलर में, इस केस में जो तुम्हारा ये ब्राउन बॉडी और रेड आई था, ये म्यूटेंट था, ये वाइल्ड था। ये कैसा था, वाइल्ड था, मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये कहीं भी जाएगा Y+ रहेगा तो बॉडी को कैसा कर देगा, जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म में Y+ इस फ्रूट फ्लाई में ऐसा हो Y+ एंड Y, तो Y+ डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसका बॉडी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड। ओके, सॉरी ब्राउन बॉडी। और अगर ये आई कलर लेंगे तो W+ और W रहेगा, तो W+ डोमिनेंट है, दैट इज रेड, तो उस फ्रूट फ्लाई की आंखें कैसी होगी, रेड कलर की हो जाएगी। ओके, तो वाइल्ड टाइप हमेशा नेचुरल रहता है और डोमिनेंट इन नेचर रहता है, ये मैं पहले भी बताई हूँ। जब उन्होंने क्रॉसिंग कराया, दिस कलर, दिस येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल फ्रूट फ्लाई विथ ब्राउन बॉडी रेड आई मेल फ्रूट फ्लाई। ओके, अब हम हमेशा, मैं पहले भी बताई हूँ कि इसका अब कंपोजिशन हम लोग किस पे दिखाएंगे, क्रोमोजोम पे। ये XX क्रोमोजोम है और ये XY क्रोमोजोम है।
जो Y क्रोमोसोम है, हम सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ेंगे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, Y क्रोमोसोम है वो ड्रोसोफिला में बहुत ही छोटा होता है और ये कोई जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं करता है। ओके, इसमें जीन्स भी बहुत कम होते हैं और इनएक्टिव होते हैं और ये इससे बहुत छोटा होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, रिकम्बिनेशन मेल ड्रोसोफिला में नहीं होता। रिकम्बिनेशन कहाँ होता है? यहाँ। ओके, तो हमारा कैसा F1 प्रोजेनी बनेगा? एक गैमीट ऐसा और ये इसके मेल से इस गैमीट से मिलेगा, तो ये कैसा रिजल्ट आएगा आपका? YW एंड Y प्लस W प्लस। एक तो ऐसा बनेगा, दिस इज फीमेल। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज फीमेल। ये एक फीमेल ऐसी आई। अब ये वाला इससे मिलेगा, एक बार ये ऐसे मिला इस गैमेट से और फिर एक बार ये ऐसे इससे मिलेगा, तो ये कैसा आएगा? YW एंड मेल। मेल तो कोई जीन कैरी करता नहीं है, तो एक तुम्हारा F1 ऐसा आएगा मेल। अब इसको लेके चलें ये और इसको करें, सेम इसी की तरह आएगा। ओके, फिर इसको इससे करेंगे तो सेम इसी की तरह आएगा। मतलब F1 जो बनेगा, F1 उसमें कैसा प्रोजेनी बना? F1 में कैसा बना? YW Y प्लस W प्लस। ओके, एक बार ये X क्रोमोसोम इस X क्रोमोसोम से मिलेगी और फीमेल फ्रूट फ्लाई बनेगा। ये X क्रोमोसोम फिर ये Y क्रोमोसोम से मिलेगा और मेल फ्रूट फ्लाई बनेगा और दोनों चूंकि होमोजाइगस है तो दो तुम्हारे सेम टू डिफरेंट ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो कि एक तुम्हारा मेल रहेगा, ये तुम्हारी फीमेल रहेगी और ये तुम्हारा मेल रहेगा। ओके, अब जब इसको क्रॉस कराया TH मॉर्गन ने तो हमारा F2 जनरेशन आएगा। ओके, एक ही जनरेशन में सेल्फिंग कराते हैं, यहाँ भी एक ही जनरेशन में सेल्फिंग कराएं, यहाँ पे मेल और फीमेल उसी जनरेशन का लिए, तो कैसा आएगा? अब ये F2 आएगा और डाई हाइब्रिड में F2 में मेंडल का रेशियो था 9:3:3:1। ओके, लेकिन TH मॉर्गन ने इसमें आपके फिनोटिपिकली रेशियो में दिया हुआ है कि ये कैसा है, ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा और ये कैसा बनेगा। ओके, लेकिन TH मॉर्गन ने देखा कि जब ये F2 आया तो ये रेशियो फिनोटाइप का नहीं आया। कैसा आया? जो मैक्सिमम जो तुम्हारे ऑफ स्प्रिंग आए वो पेरेंट्स की तरह ही हो गए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफ स्प्रिंग है वो पेरेंट्स की तरह ही हो गया। यहाँ पे ध्यान देंगे, पेरेंट्स किसको किसको मानेंगे? अगर ये कैरेक्टर आएगा ऐसा वाला तो भी पेरेंटल कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आएगा तो भी पेरेंटल कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आएगा तो भी पेरेंटल है, ये कैरेक्टर आएगा तो भी पेरेंटल है। मतलब F2 में बिल्कुल हूबहू ऐसे वाले जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएंगे तो पेरेंटल होंगे और इनसे हटकर जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएगा वो रिकम्बिनेंट होगा। ओके, इससे उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि जरूर जो ये दोनों जीन्स हैं, ये दोनों जो जीन्स हैं वो एक ही साथ ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं। ये दोनों जो जीन्स हैं वो एक ही साथ ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं और ये एक ही साथ जाने का या अलग हट के जाने की बात क्यों आई? क्योंकि हम लोग इससे पहले क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना जान चुके थे, जो कि मेंडल साहब नहीं जानते थे कि गैमेट्स जो बनता है उससे पहले जो है वो क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है। प्रोफेज 1 को याद कीजिए जिसमें 5 स्टेज, प्रोफेज 1 में 5 स्टेज होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। और उसमें क्या होता है, एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इससे जाके मिलता है और दूसरा इसका पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इससे जाके मिलता है। जैसे इस पे अगर हम Y और W यहाँ है, यहाँ Y प्लस और W प्लस है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो ये पार्ट, इसका ये पार्ट यहाँ चला जाएगा,
यहाँ Y W+ हो जाएगा और ये पार्ट Y+ और ये W हो जाएगा। ये आप मेयोसिस के क्रॉसिंग ओवर में पढ़े होंगे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये कंसेप्ट तभी आया क्योंकि जीन को हम लोग जान चुके हैं कि अब क्रोमोजोम पे है, और हम ये भी जान चुके हैं कि गैमेट जो बना वो क्रॉसिंग ओवर के बाद बना, जो कि मेंडल के समय बिल्कुल ये सब कंसेप्ट नहीं था। इसलिए अब जो है हम जेनेटिकली ज़्यादा एडवांस हो गए हैं और हम जानते हैं कि जो गैमेट्स बनते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के बाद बनते हैं और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये टी.एच. मॉर्गन भी जान चुके थे कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है आफ्टर दैट गैमेट इज फॉर्म, और जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने के बाद जो है वो गैमेट बनते हैं। अब दिमाग आया कि पेरेंटल टाइप कब होगा, जब ये इससे कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, हूबहू यही गैमेट में आ गए, हूबहू यही गैमेट बना और यही गैमेट फिर मिलके तुम्हारे ऑफस्प्रिंग बन गए, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। तो अब दिमाग लगाओ कि एक्सचेंज कब नहीं होगा, जब ये जो क्रोमोजोम्स पे जीन्स हैं वो काफ़ी क्लोजली लिंक्ड हैं, लाइक YW और Y+W+। अगर ये केस लेते हैं तो इस केस के बाद ही तो सारे मैक्सिमम पेरेंटल आए, मतलब पूरे या तो ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, कोई एक्सचेंज मटेरियल नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं आया कि एक क्रोमोसोम पे यहाँ Y है और यहाँ W+ हो जाए और यहाँ Y+ है एंड W हो जाए, तभी तो एक्सचेंज हुआ। लेकिन एक्सचेंज वाला इसमें बहुत ही कम परसेंटेज आए, 1.32, और एक्सचेंज को ही हम लोग रिकम्बिनेंट कहते हैं। मतलब जीन जो है आपस में एक्सचेंज किए हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो इसका उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, उन्होंने दिया समटाइम्स जीन्स आर नॉट रिकम्बिनेंट, मतलब रिकम्बाइन नहीं करते हैं आपस में होमोलोगस क्रोमोजोम से, क्योंकि वो बहुत ही क्लोजली सिचुएटेड होते हैं और इस बीच में क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं हो पाता है। ओके, ये जो क्रॉसिंग ओवर है इससे इनके दोनों के बीच में इतना कम जगह रहता है कि क्रॉसिंग ओवर होके ये दोनों जीन्स अलग नहीं हो पाते हैं और रिकम्बाइन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से हमें एक नए कंसेप्ट की बात आई जो कि थी क्या, लिंकेज ऑफ जीन्स। लिंकेज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मीन्स व्हेन द जीन्स आर सिचुएटेड ऑन अ क्रोमोसोम very closely, when the genes are situated physically, जैसे Y जीन यहाँ तक है, फिर W जीन यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक है, ये अगर बहुत ही क्लोजली सिचुएटेड है, देन these genes are called linked genes। इन्हीं को हम लोग कहते हैं लिंक्ड जीन्स, मतलब आपस में बहुत ही जोर से बहुत ही क्लोजली सिचुएटेड है और इसमें गैमेट फॉर्मेशन के समय रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो इस लिंक्ड जीन्स के कारण ही हमारा जो जेनेटिक फिनोमिना आया लिंकेज, दैट इज अ कंडीशन व्हेन the genes are very tightly closed on a chromosome। क्रोमोजोम पे जीन्स अगर दो जीन्स हैं और टाइटली सिचुएटेड है तो वो अपने होमोलोगिक क्रोमोजोम से ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे और जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो बिल्कुल एक पेरेंट की तरह ही बनेगा। ओके, और जो F2 आएगा इसमें वो पेरेंटल कैरेक्टर्स, यहाँ पे सभी पेरेंटल कैरेक्टर्स हुए, F1 में जैसे है वो पेरेंटल कैरेक्टर है, जो ग्रैंड पेरेंट है जो हम लोग P1 लिए थे वैसा भी कैरेक्टर अगर F2 में आ रहा है वो भी पेरेंटल है। तो जब लिंक्ड जीन्स रहते हैं, मतलब किसी क्रोमोजोम पे जो जीन्स हैं वो टाइटली सिचुएटेड हैं, तो रिकम्बिनेशन नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। मीन्स linkage of genes is inversely proportional to recombination। ओके, मतलब अगर जितना ज़्यादा जीन्स
टाइटली सिचुएटेड होंगे उतना ही कम रिकम्बिनेशन होगा, मतलब उतना ही कम एक्सचेंज होगा। ओके, अगर इसी जीन्स को हम ऐसा मान ले, ये Y यहाँ है, W यहाँ है, और होमोलोगस पेयर में Y यहाँ है और W प्लस यहाँ है, यहाँ ये दूर में सिचुएटेड है, आराम से क्रॉसिंग ओवर होगा और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने के बाद ये W वाला इस पे आ जाएगा और ये W प्लस इस पे आ जाएगा, और जो गैमेट बनेंगे वो कैसा गैमेट बनेगा, Y एंड W प्लस। हो गया ना रिकम्बिनेंट, क्योंकि इसका गैमेट कैसा था YW और ये थोड़ा चेंज हो गया Y प्लस W, YW प्लस, और ये है YW, और यहाँ F2 में भी क्या था YW, और यहाँ पे एक्सचेंज होके डिफरेंट आ गया, देन दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। लेकिन जब लिंक्ड जीन होते हैं, लिंकेज होता है, तो रिकम्बिनेशन कम होता है, क्योंकि जीन्स जो हैं वो आपस में बहुत ही क्लोजली सिचुएटेड होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लिंकेज को जानते हैं, और भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगी इसके डायग्राम पे। हियर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज लिंकेज। Linkage is the phenomenon when the genes are very tightly situated on the chromosome, so that there is very less probability of recombination। और ऐसा कब हो रहा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस में। आप प्रोफेज 1 को पढ़िए, क्रोमोजोम आपस में एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है और देयर इज रिकम्बिनेशन होता है। अगर जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं तो ये रिकम्बिनेशन बहुत कम होता है, और इसी को डिस्कवर किया TH मॉर्गन ने, जिसमें उन्होंने बताया कि सर्टेन जीन्स आर लिंक्ड एंड दे गिव वेरी लेस रिकम्बिनेंट कैरेक्टर, एंड इन दैट केस मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग टैली टू देयर पेरेंटल कैरेक्टर्स। मैं जानती हूँ एक बार में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप पेज नंबर 83 एंड 84 को बार बार पढ़िए, आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं इससे रिलेटेड और